स्क्रीन शेयर करनी है। मिलाप सर आवाज आ रही हो तो होस्ट बना दो, स्क्रीन शेयर करनी है मुझे। अच्छा, पेपर कैसा हो गया? हाँ जी, पेपर कैसा हो गया आप लोगों का? कौन कौन है अभी प्रेजेंट क्लास में, एक बार हैंड रेज करना। सत्रह बच्चे ऐसे हैं जो भी क्लास में है ही नहीं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर्यन है क्या? आर्यन क्लास में? आर्यन अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो कर दो। आर्यन नहीं है शायद आज। हैंड्स डाउन कर लेना। कोई और स्क्रीन शेयर कर सकता है? खुशी स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो कर दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी प्रियंका बोलो। सर अभी जो एडवांस का पेपर है वो पिछली क्लास के टाइम ही आया है। अभी जो एडवांस का पेपर है वो सेकंड क्लास में आया है। सेकंड क्लास में आया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, मतलब के पेपर मतलब अभी हुआ नहीं है एनालिसिस आपका? अब आया है। एडवांस हमने खुद नहीं करा, बट जो मैम पीडीएफ भेज एनालाइज नहीं किया। हाँ, उसको पूरा देखना अच्छा होता मतलब वो अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे हो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं, आज हम लोग वो थर्मो वाला फिर डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? है। और सर वो डेल्टा जी और डेल्टा एस हो जाएगा, उसके बाद डिस्कशन करना भी इजी हो जाएगा। नहीं वो तो क्या, ठीक है, वो तो जितना पढ़ा हुआ था उसके बेसिस पे करवा देते। चलो, कहाँ तक हो गया था लास्ट अपना? लास्ट क्लास किस दिन हुई थी आप बता सकते हो क्या? सीधे वही वाली पीडीएफ खोलूंगा मैं। 17th December। 17th को ही है। 17th को हुई है। हाँ जी,
तो यहां तक हमने कर लिया था लास्ट एडियाबैटिक में पूरा हो गया था, और उसके बाद में ये कुछ आपको क्वेश्चंस दे दिए थे और शायद क्वेश्चन हमने डिस्कस भी कर लिए हैं, ऐसा है ना? Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर का जो 1/3 पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगले 1/3 की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए थर्मोकेमिस्ट्री। लिख तो वैसे नहीं रहे हो आप लोग, थर्मोकेमिस्ट्री। हाँ जी, थर्मोकेमिस्ट्री में क्या रहेगा? इसमें आपस में कोई रिएक्शन होगी, ठीक है? A+B gives C+D। अब इस रिएक्शन में आपके पास या तो कुछ हीट निकलेगी या कुछ हमें देनी पड़ेगी, तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो बेसिकली आपके पास में किसी रिएक्शन में जो भी आपके पास में हीट चेंज हो रहा है, जो भी हीट चेंज हो रहा है, उस हीट चेंज को ही हम लोग एंथैल्पी चेंज बोल देते हैं। एंथैल्पी चेंज, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। और ये डेल्टा एच जो होता है वो डिफाइन किस तरीके से होता है वो होता है हीट कंटेंट। मतलब आपके पास में कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे उसका खुद का कुछ एंथैल्पी होती है, मतलब नेट उसमें कुछ एनर्जी होती है। अब आप कहोगे कि सर नेट एनर्जी को तो फिर सिंपल यू से ही बता देते। एक्चुअली यू जो है वो टोटल एनर्जी है, और उसमें आपके पास में एक पीवी वाला फैक्टर और होता है एनर्जी का, जो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। तो अगर हमें नेट हीट कंटेंट बताना है तो नेट हीट कंटेंट में टोटल एनर्जी के साथ साथ हमें पीवी वाला फैक्टर भी बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये आपके पास सिस्टम था, इस सिस्टम को आपने एनर्जी दी, ठीक है, एनर्जी आपने हीट के फॉर्म में इसको सप्लाई की, जिससे क्या हुआ, इसमें कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और कुछ ये एक्सपेंड हो गया। तो वो जो एक्सपेंड हुआ है उसमें भी तो एनर्जी कंज्यूम हुई है, वो भी तो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में है। तो वो जो एनर्जी है वो हम पीवी एनर्जी उसको बोलते हैं, और अगर आप उसको भी इंक्लूड कर लेते हो तो फिर आता है आपस में नेट हीट कंटेंट। नेट हीट कंटेंट आपके पास में इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी इसके बराबर होता है। तो आपके पास में किसी भी रिएक्शन का अगर डेल्टा एच की हम बात करेंगे तो रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? प्रोडक्ट का हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का खुद का कुछ हीट कंटेंट और रिएक्टेंट का कुछ हीट कंटेंट। अब मान लीजिए आपके पास में जो रिएक्टेंट है, इसका जो खुद का नेट हीट कंटेंट है वो 50 है। रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट का जो खुद का हीट कंटेंट आ रहा है वो 40 आ रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? रिएक्टेंट का 50 था, प्रोडक्ट का 40 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 10 की एनर्जी जो है उसने रिलीज कर दी होगी। ठीक, तो यहां से आप देखिए हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखोगे 40, रिएक्टेंट क्या लिखोगे -50, कितना आएगा -10। तो ये माइनस तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलीज होने को, और कितनी रिलीज हुई है 10 के बराबर। तो आपस में डेल्टा एच जो होता है वो हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी, इसके बाद में अब आपके पास में आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी आपके पास में कंपाउंड है उसको फॉर्म कीजिए। जैसे मान लेते हैं CO2 है, CO2 को फॉर्म किया हमने, कितना फॉर्म करना है? फिक्स है, 1 मोल। 1 मोल के लिए ही डिफाइन होता है। किसी भी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म कीजिए, और 1 मोल फॉर्म किससे करना है आपको? 1 मोल फॉर्म करना है आपको उसके एलिमेंट की सबसे स्टेबल फॉर्म से। एलिमेंट की सबसे स्टेबल फॉर्म से कार्बन की जो सबसे स्टेबल फॉर्म हमने लिया वो लिया कौन सी? ग्रेफाइट वाली। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके पास कैसे एग्जिस्ट करता है? गैसियस फॉर्म में।
ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमने क्या किया है, एक रेफरेंस ले लिया है कि कोई भी एलिमेंट है वो अपनी फ्री स्टेट में उसकी सबसे स्टेबल फ्री स्टेट है, सबसे स्टेबल फ्री स्टेट। तो ये बताइए फ्री स्टेट का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री स्टेट? जो खुद एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन किए बिना। हाँ, किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन किए बिना। ठीक है, तो एक तो होता है आपस में फ्री स्टेट और एक होता है जब वो किसी के साथ कंपाउंड बना ले। फ्री स्टेट का मतलब ये बिल्कुल भी, मतलब जैसे Cl2 है, तो अब ये नहीं कह सकते ये फ्री कहाँ है, ये तो दूसरे Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है, स्टिल इसको फ्री स्टेट ही बोलेंगे हम। कंबाइंड स्टेट किसको बोलेंगे? जब ये किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए, इसको बोलोगे आप कंबाइंड स्टेट ऑफ Cl, बट दिस इज फ्री स्टेट। तो कोई भी एलिमेंट की जो सबसे स्टेबल फ्री स्टेट होती है, सबसे स्टेबल फ्री स्टेट, उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया है, रेफरेंस मतलब एंथैल्पी जो है उसकी हमने 0 एज्यूम कर ली है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको बेसिकली एंथैल्पी से मतलब नहीं होगा, हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो डेल्टा एच से होगा। तो अब रेफरेंस आप कहाँ ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया हुआ है, सारे एलिमेंट की जो सबसे स्टेबल फ्री स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी, डेल्टा एच नहीं प्योर एच, को 0 माना हुआ है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि एलिमेंट की कौन कौन सी स्टेट के लिए हमने एंथैल्पी 0 मानी हुई है। जैसे कार्बन की अगर बात करें, तो कार्बन के तो वैसे बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड भी कार्बन ही है, फुलरीन भी कार्बन ही है, लेकिन हमने क्या किया है, ग्रेफाइट वाले को 0 माना। सल्फर की आप बात कीजिए, सल्फर की भी कई सारे एलोट्रॉप होते हैं, उसमें जो रोम्बिक सल्फर होता है वो हमने 0 मान लिया है एंथैल्पी। फॉस्फोरस भी आप जानते हो, फॉस्फोरस के भी कई सारे एलोट्रॉप पड़े होंगे। हाँ जी, मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है? P4। व्हाइट फॉस्फोरस, जो कि P4 के फॉर्म में Yes. एग्जिस्ट करता है, व्हाइट फॉस्फोरस P4, उसको आपने 0 मान लिया है। अच्छा, जैसे फ्लोरीन की बात करें तो F2 के लिए 0 हो जाए, F2 गैस के लिए 0 हो जाएगा। Cl2 की बात करो, 0 गैस के लिए। ब्रोमीन के लिए अगर बात करें तो पता होगा ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। लिक्विड। हाँ जी, आयोडीन की अगर बात करें, सॉलिड। I2 को सॉलिड वाले फॉर्म में हमने एंथैल्पी 0 मान ली है। इसके अलावा और देखिए, ऑक्सीजन है गैस के फॉर्म में 0, हाइड्रोजन है गैस के फॉर्म में 0। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कोई एलिमेंट जिसके बारे में आपको मालूम है कि ये इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, या फिर ये इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री स्टेट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एच है वो हमने 0 माना हुआ है, एंथैल्पी 0 मानी हुई। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हम बाकी की चीजें निकालते हैं। तो एलिमेंट की तो बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स के लिए जो एंथैल्पी है वो 0 नहीं होगी। कंपाउंड्स के लिए क्या होगा, कंपाउंड को पहले आपको फॉर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे ही CO2 एक कंपाउंड है, इसको मैं फॉर्म कर रहा हूं। फॉर्म किससे करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की सबसे स्टेबल फ्री स्टेट से। तो CO2 के लिए आपको कार्बन चाहिए था, ले लिया ग्रेफाइट वाला। ऑक्सीजन चाहिए था, ले लिया O2 कौन सा, गैस वाला। अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, हाँ जी, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा उसी को हम बोलेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्योंकि ध्यान से देखिए इस रिएक्शन में हो ही क्या रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर आपसे डिफाइन करने के लिए बोला जाए, कैसे डिफाइन करोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? किसी कंपाउंड के 1 मोल के फॉर्मेशन, और 1 मोल का फॉर्मेशन किससे होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की सबसे स्टेबल फ्री स्टेट से। उस फॉर्मेशन के दौरान जो भी एंथैल्पी में चेंज होता है, उस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी में चेंज होता है, उसको हम उस कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल देते हैं। तो अब ये बताइए डेल्टा एच रिएक्शन इसके लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस एंथैल्पी ऑफ O2। ठीक है, तो यहां से आपके पास डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना आ गया?
एंथैल्पी ऑफ CO2 -0। बताओ ये सब 0 है नहीं है? यस सर। यहाँ से देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता चल रहा है कि एलिमेंट्स की तो 0 होती है एंथैल्पी स्टेबल फ्री स्टेट में, और कंपाउंड की जो एंथैल्पी होती है, कंपाउंड की एंथैल्पी, वो उनके फॉर्मेशन की एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है थर्मोकेमिस्ट्री का कि किसी भी कंपाउंड की जो एंथैल्पी होती है वो उसके फॉर्मेशन के एंथैल्पी चेंज के बराबर। ठीक, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने सीख ली, इसके बाद में आगे देखते हैं। अब देखिए इस वाले चैप्टर में क्या होगा ना, आपस में अलग अलग तरीके की एंथैल्पीज चलेंगी, तो कुछ पहले थोड़ी सी एंथैल्पीज की बात कर लेते हैं। एक आपके पास में चलेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो हो ही गया ऊपर ही। दूसरे नंबर पे ले लेते हैं आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हाँ जी, कैसे डिफाइन करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन को? किसी कंपाउंड का एक मोल लेना, एक मोल, ये किसी भी कंपाउंड के एक मोल के कंबशन वाली रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसी को हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह देंगे। मतलब कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, फॉर एग्जांपल CH4 आपने ले लिया, इसका करवा दीजिए कंबशन, CO2 + H2। ध्यान किस चीज का रखना है, इसका एक ही मोल होना चाहिए जिसके कंबशन की आप बात कर रहे हो। कीजिए बैलेंस, यहाँ आ गया 2, 2 और 2 4, 2 आ जाएगा यहाँ पे, हो गई रिएक्शन बैलेंस। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, डेल्टा HR, उसी को आप क्या बोल दोगे? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। C से रिप्रेजेंट करते हैं किसका? CH4 का। ठीक है, एक और देखो, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव CO2। तो ये जो आपके पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा उसको आप डेल्टा H फॉर्मेशन भी कह सकते हो CO2 का, और उसी को आप डेल्टा H कंबशन भी कह सकते हो किसका? कार्बन ग्रेफाइट। ये G फॉर गैस नहीं है, ये G फॉर ग्रेफाइट। समझ में आ रही है कि किसी सब्सटेंस के एक मोल के कंबशन से जो भी एंथैल्पी, मतलब एनर्जी निकलती है, ऑब्वियसली हमेशा नेगेटिव ही होगा डेल्टा एच कंबशन, तो जो भी एनर्जी निकलती है उसी को हम उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह देते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा एंथैल्पी ऑफ कंबशन में, यहाँ जो H2O आपको लेना है ना, वो लिक्विड वाला लेना है। कई बार ऐसा लगता है हमें कि कंबशन है, टेम्परेचर हाई है, तो शायद H2O गैस वाला होगा ना। ये जो डिफाइंड है जिस तरीके से, उसमें H2 हमेशा लिक्विड वाला चलेगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दोगे। ऑलवेज लिक्विड वाला चलेगा यहाँ पे कंबशन में। ठीक है, अच्छा फिर एक चीज और सिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो आपसे इस रिएक्शन का डेल्टा H पूछा जाए, तो डेल्टा H निकालने का तो एक तरीका है, सबकी एंथैल्पी पता होनी चाहिए, लेकिन सबकी एंथैल्पी ना दे करके आपको सबका डेल्टा H फॉर्मेशन दे रखा है उसने, तो बताओ काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? क्योंकि जो किसी कंपाउंड की एंथैल्पी होती है वो उसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी चेंज के बराबर ही होती है। यस। तो आप इस केस में डेल्टा HR क्या कह सकते हो इस रिएक्शन के? हाँ जी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगी, तो लिखेंगे हम डेल्टा HF ऑफ CO2 प्लस, यहाँ 2 है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2। कौन सा, कौन से H2O का? लिक्विड। लिक्विड वाला। कंबशन में लिक्विड होता है, याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ी करोगे इस जगह। हाँ जी, माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है ना, तो माइनस क्या होगा? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ
O2, लेकिन ये तो पता है ना आपको, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O2, ये तो कितना हो Zero. जाएगा, Zero. ये तो 0। 0 हो जाए। क्लियर है? चलिए और एक दो एंथैल्पी सीखते हैं। फिर एक आती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या मतलब वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का, कैसे डिफाइन करेंगे जिसको? कैसे डिफाइन करोगे बताओ? न्यूट्रलाइज होने के बाद जो हीट, एसिड बेस का वन एसिड बेस के न्यूट्रलाइज होने के बाद, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा या फिर जो हीट निकलेगी उसको आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह दोगे। ठीक है, कितना एसिड कितना बेस? वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। equivalent, हाँ जी, यहाँ पे टर्म जो आएगा वो आएगा वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया आपने, वन इक्विवेलेंट, और वन इक्विवेलेंट ही आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है। इन दोनों की रिएक्शन से जो NaCl और H2O बनेगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसी को क्या बोल देंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब सवाल आता है, इसमें ध्यान से देखो, एक चीज काफी इंपोर्टेंट चीज इसमें पता चलेगी। यहाँ रिएक्शन ध्यान से देखिए क्या चल रहा है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl तो पानी में ऑब्वियसली H++Cl- के फॉर्म में है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, वो भी पानी में Na+ और OH- के फॉर्म में है। NaCl ये तो जानते ही हैं, पानी में Na+ और Cl- के फॉर्म में रहता है। और H2, तो ध्यान से देखो, ये जो Cl- है ये रिएक्शन से पहले भी पानी में इस तरीके से Cl- के फॉर्म में था, रिएक्शन के बाद भी ऐसे ऐसे ही है। ये जो Na+ है पहले भी ऐसे ही था, बाद में भी ऐसे ही है। तो इसमें इनका रिएक्शन में कोई रोल थोड़ी नहीं है, ये तो ऐसे ही बस मुंह दिखाने के लिए आए हैं, स्पेक्टेटर आए हैं, क्या चल रहा है बस देखने के लिए आते हैं। ये तो असलियत में रिएक्शन क्या चल रही है, H+ प्लस OH- गिव्स H2, मतलब 1 मोल H+ 1 मोल OH- के साथ रिएक्शन करके जब 1 मोल पानी बनाता है तो जो हीट निकलती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर ऐसा है तो ध्यान से सोच के बताइए, ये मैटर करेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? नो सर। ये मैटर करेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? नो सर। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, एनी स्ट्रॉन्ग एसिड का एक इक्विवेलेंट ले लीजिए और एनी स्ट्रॉन्ग बेस का एक इक्विवेलेंट ले लीजिए। इन दोनों की रिएक्शन से हमेशा एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही निकलेगी, जिसको अब आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलोगे। उसकी वैल्यू कितनी होती है शिवम? 57.1. -57.1 किलो जूल पर मोल। पर मोल। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक वीक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे HCN है, इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाओगे तो NaCN बनेगा और H2O बनेगा। अगर यहीं साइनाइड की जगह क्लोराइड होता, HCl होता, तो डेल्टा H कितना होता आपके पास में? -57.1, लेकिन इस केस में आ रहा है -40। ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? HCN को उसके डिसोसिएशन के लिए ब्रेक करने में एनर्जी। भी एनर्जी। इसमें क्या है, थोड़ी सी एनर्जी आपकी खर्च हो जाती है। किस काम में खर्च हो जाती है? एक्चुअली अभी जो HCN है वो तो 100% डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है। HCl जो था, अगर आपने 1 मोल लिया है तो वो अपने आप 1 मोल H+ और 1 मोल Cl- में जाएगा ही जाएगा। तो ये H+ जनरेट करने में हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन इस केस में लगाना पड़ेगा। अगर आपने ये 1 मोल लिया है तो ये 1 मोल थोड़ा आएगा, तो ना के बराबर आएगा, थोड़ा सा आएगा, लेकिन हमें बनाना है। मतलब हमें इस रिएक्शन को, ये जो इक्विलिब्रियम है, इसको जबरदस्ती आगे की तरफ लेके जाना है। 1 मोल से आपको ये 1 मोल ही जनरेट करवाना है। कैसे करवा पाएंगे इसको जनरेट? बाय गिविंग सम एनर्जी। यस। जो एनर्जी आप दोगे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, दी है तो प्लस, और कुछ एनर्जी दी है एक्स मान लो उसको,
इसी एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं एंथैल्पी ऑफ क्या, बोलिए क्या करवा रहे हो आप इसमें? ये नहीं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। नहीं टूट रहा था, आपने तो तोड़वाया है। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, या फिर इसी को एंथैल्पी ऑफ कई बार आयोनाइजेशन भी बोल दिया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, आयोनाइजेशन एक अलग तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं। Na का Na+ में जाना, ये भी आयोनाइजेशन ही बोलते हैं हम इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी, याद हो तो आपको, है ना। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल से आयन बन रहे हैं, तो इसको भी आयोनाइजेशन ही बोलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से आप बता सकते हो क्या इसके लिए एक्स कितना होगा अगर डेल्टा H -40 है तो? 17.12। हाँ जी, तो जो डिफरेंस है ना, बेसिकली 17.1 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 17.1 का डिफरेंस बेसिकली एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है। और ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कितनी होती है? हाँ जी, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस 0। के लिए 0 होती है। और आपका एसिड या बेस जितना ज्यादा वीक होता जाएगा, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बोलो, बढ़े आगे। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फटाफट रिस्पॉन्ड करना है। क्वेश्चन ये है कि आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 दिया गया है, लिक्विड माइनस में 285 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, माइनस में देखो होता तो वैसे -57.1 है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में कुछ और डेटा लिखा हुआ हो ना, तो फिर वही वाला डेटा लेना है हमें जो दिया हुआ, किलो जूल पर मोल। आपसे पूछा है बताइए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH- क्या होगा? ठीक है, और इसमें एक चीज मैं बता देता हूं आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H+ को भी 0 माना गया है। एंथैल्पी ऑफ इसी फॉर्मेशन, क्वेश्चन के लिए सर? नहीं, ऑलवेज ऑलवेज, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, ऑलवेज। ओके सर। मतलब ये चीज यहाँ दी हुई नहीं थी क्वेश्चन में, बट मुझे मालूम है ऑब्वियसली आपके दिमाग में शायद ये चीज नहीं होगी, तो इसलिए मैं यहाँ साइड में बता रहा हूँ आपको। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी 11th क्लास में, तब भी बताया हुआ होगा ये चीज। तो हाइड्रोजन की 2 फॉर्म्स नहीं होगी 0 में, जो अलग अलग है? हाँ, ये एक्चुअली एक्वस है, H+ एक्वस है, इसको 0 बोला जाता हमने मोस्ट स्टेबल वाला लॉजिक दिया था ना, तो मुझे लगा एक ही होगा। है। नहीं, इसमें एक्चुअली ऐसा है कि आपके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना हाइड्रोजन एटम की, यस सर। मतलब ऐसे समझो आप, H2 है, इससे पहले 2H बनाया, उसके बाद में H+ बनाया, और उसके बाद में H+ एक्वस बनाया। हाँ जी, इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ी या निकली? देनी पड़ी। प्लस इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ी या निकली? देनी पड़ेगी। इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ी या निकली? निकली। तो इसमें होता ही है, डेटा जब देखा जाता है तो ये जो समेशन आप करते हो ना, ये ऑलमोस्ट 0 आता है, ऑलमोस्ट 0। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ H+ को यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट 0 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। बताइए डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ OH- कितना आ रहा है?
-230 हाँ जी, Yes. आ गया? कितना आ रहा है? -230 minus 230 230 kilojoule. माइनस में 230 किलो जूल लगता है, सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आप म्यूट हो। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो अब इसमें आगे इसका में नेक्स्ट देखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं इसको, या फिर आप इसको शॉर्ट में बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। और पहले तो देखो, यहाँ से नाम से आपको पता चला है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी आपकी ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, पहले तो आप ये बताइए, कैसे डिफाइन करोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को? एक गैसियस मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को तोड़ के गैसियस एटम्स में। वेरी गुड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है गैसियस मॉलिक्यूल, मतलब आपका ये जो मॉलिक्यूल है वो गैसियस होना चाहिए। अगर कभी लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, पहले लिक्विड को गैस में लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में। अच्छा, बॉन्ड आप तोड़ रहे हो तो फिर तोड़ के तो आयंस भी बन सकते हैं, तो क्या यहाँ आयंस भी हो सकते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या आयंस भी हो सकते हैं? No sir. नहीं, ये डिफाइन जो है सिर्फ और सिर्फ एटम के लिए ही है कि ये गैसियस मॉलिक्यूल को करस्पॉन्डिंग गैसियस एटम्स में ब्रेक करने के लिए, एक मोल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आप दोगे उसको बोला जाएगा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, गैसियस, फिर उसको तोड़ने से जो एटम्स बनेंगे वो तो ऑब्वियसली गैसियस होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल का गैसियस होना कंपलसरी है। बॉन्ड एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ध्यान रखना, कई बार लिक्विड या कुछ और हो सकता है, सॉलिड वगैरह हो सकता है, तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिना कन्वर्ट किए कभी भी बॉन्ड डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला मत लगा लेना, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृति ने अभी बताई है, कृति को तो पता है बट काफी लोगों को शायद नहीं पता होगा, इस चीज पे फोकस करना है यहाँ पर। मॉलिक्यूल आपका गैसियस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम यहाँ निकालते हैं किसी रिएक्शन की डेल्टा एच और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में रिलेशन क्या होता है। किसी रिएक्शन की डेल्टा एच और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। C2H4 plus H2 gives C2H6। ये इथीन है जो कि गैसियस है, हाइड्रोजन गैसियस और इथेन ये भी गैसियस। हमें रिएक्शन के डेल्टा एच का बॉन्ड एनर्जी के साथ रिलेशन बताना है। बॉन्ड एनर्जी, तो पहले बॉन्ड देखिए तो सही, कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने की बात चल रही है। इसको थोड़ा रिएक्शन को दूसरे ढंग से लिखते हैं समझने के लिए। इथीन plus H2 gives ठीक है, ये है आपके पास में रिएक्शन। और इस रिएक्शन का, अच्छा मैं एक सेकंड रुको, मैं आपको एक चीज तो बताना भूल ही गया इसमें। एक हैज लॉ चलता है यहाँ पर, जानते हो क्या होता है हैज लॉ? रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं। मान लो आपस में 3 रिएक्शन है और इन तीनों रिएक्शन को ऐड करके हमारी चौथी रिएक्शन आ रही है,
तो चौथी रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो तीनों का सम। तीनों के सम के बराबर, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक। तो ऐसा ही कुछ अब हमें यहां लगाना है लॉजिक। आपको इससे ये बनाना है, क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड, उससे पहले बॉन्ड एनर्जी की बात कर लेते हैं। कौन कौन से बॉन्ड दिख रहे हैं आपको यहाँ इस कंपाउंड में? पाई एंड सिग्मा। हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, एक मुझे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक मुझे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, और एक मुझे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इन सबकी बॉन्ड एनर्जी डिफाइन कर लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन की प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू। सबके आगे प्लस क्यों लगाया गया है? क्योंकि एनर्जी बढ़ती है तोड़ने के ये बॉन्ड एनर्जी है, और बॉन्ड एनर्जी हमेशा कैसे होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। डिफाइन ही ऐसे है कि तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब काम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन के लिए देखिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आपको इससे ये बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको इसको पूरे तरीके से रिएक्टेंट को तो ब्रेक करना पड़ेगा। रिएक्टेंट में जितने भी बॉन्ड है सबको तो ब्रेक करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट हमें फॉर्म करना पड़ेगा। हालांकि आप इसमें ये कह सकते हो सर सारे बॉन्ड तोड़ने की क्या जरूरत है, केवल ये पाई वाला बॉन्ड तोड़ दो और ये वाला बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, बट अभी मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ वैसे समझो। सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं हमें रिएक्टेंट के, ताकि रिएक्टेंट में जितने भी एटम है वो सब अपने एटॉमिक फॉर्म में आ जाए। एक एक सिंगल सिंगल एटम आपका अलग अलग हो जाए, कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, सबको अलग अलग कर देना। ठीक, कीजिए अलग। क्या करना पड़ेगा आपको रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए? टू ब्रेक सी डबल बॉन्ड सी क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? Y. प्लस वाई। हाँ जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ने पड़ेंगे। कितने हैं कार्बन हाइड्रोजन? 4x. 4x। और क्या तोड़ना पड़ेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना? प्लस जेड। इतनी एनर्जी देकर के बताइए सारे एटम्स अलग अलग हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? जब सारे एटम्स आपके अलग अलग हो गए, अब आपको बॉन्ड बनाना है, फॉर्म करना है। किससे? गैसियस एटम से। अब आपको एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करना है। क्या होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो Minus W. एनर्जी निकलेगी क्या? माइनस डब्ल्यू। और क्या फॉर्म करना है? कार्बन हाइड्रोजन कितने? Six. Minus 6. माइनस में 6x। और जब ये पूरा काम हो जाएगा तो बताइए आपकी नेट रिएक्शन हो जाएगी क्या? तो आप कह सकते हो क्या कि जो आपकी पूरी रिएक्शन है वो इन 5 स्टेप से होके बनी है? यस। तो पूरी रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा प्लस वाई प्लस 4x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू माइनस 6x के बराबर होगा। इसको थोड़ा इस तरीके से लिखो आप, y प्लस 4x प्लस जेड माइनस W प्लस 6x। ध्यान से देखिए, ये जो एनर्जी है ये तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ये आपके प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी है। ठीक, तो अगर आप कभी डेल्टा एच रिएक्शन डेल्टा एच फॉर्मेशन के फॉर्म में लिखनी है, फॉर्मेशन के फॉर्म में, तो फॉर्मेशन के फॉर्म में तो क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन अगर आपको कभी डेल्टा एच रिएक्शन किसके फॉर्म में, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में लिखनी है, तो क्या लिखोगे? रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा वो माइनस।
कुछ नोट करना है तो फटाफट नोट कर लो, क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। यूजिंग द बॉन्ड एंथैल्पी डेटा, वहां से स्टार्ट है क्वेश्चन, ट्राई करो। हाँ जी, क्वेश्चन मिल गया है ना सबको, सेंड कर दिया ग्रुप पे, चेक कर लेना एक बार।
हाँ भाई, आ रहा है क्या कुछ? भेज दो चैट बॉक्स में। केवल एक आंसर आया कृति गोयल का। मन्नत गलत है। इतनी देर नहीं। सर आपको भेज दिया। क्या? सर आपको आंसर चेंज करके भेज दिया, वो कैलकुलेशन में गलती। क्या करो, समझ नहीं आ रहा है मेरे को तो। फिर से बोलो एक बार, क्या कह रहे थे? सर आप आंसर दोबारा देख लो, वो कैलकुलेशन में गलती होगी थी, पहले देखना आप। कौन, मन्नत? यस सर। एक मिनट रुको, अभी देख के बताते हैं। मन्नत का नहीं, मन्नत सेकंड वाला भी गलत ही है। ध्यान से देखो अब कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये है कि आपको यूजिंग द बॉन्ड एंथैल्पी डेटा गिवन बिलो एस्टिमेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस आइसोप्रीन। आपको आइसोप्रीन के फॉर्मेशन का एंथैल्पी बताना है। आइसोप्रीन क्या है जी हमारे पास में? CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये फॉर्म करना है आपको। ऑब्वियसली एक मोल ही करेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा? 1 2 3 4 5, कार्बन तो हो गए 5, और हाइड्रोजन कितने हैं? 12 में से 4 कम 8 है। क्या गिनना? सीधे मैंने DU लगा के निकाल लिया। देखना 80 आ रहे हैं क्या? यस सर। तो C5H8 फॉर्म करना है जी आपको। तो फॉर्मेशन का है, तो फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट किसमें होने चाहिए? अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। कार्बन तो चाहिए होगा ग्रेफाइट वाला, और हाइड्रोजन चाहिए होगा गैस वाला। ये वाला जो जी मैंने कार्बन के साथ लगाया है, ग्रेफाइट के लिए। आप पूरा ग्रेफाइट लिखना, जी मत लिखना। रिएक्शन को बैलेंस करो। यहाँ कितना आएगा? 5। यहाँ कितना आएगा? 4। इस रिएक्शन का मुझे डेल्टा H चाहिए। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वही आपके पास आइसोप्रीन का डेल्टा H फॉर्मेशन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सोच के देखिए क्या क्या करना पड़ेगा अगर हमें ये बनाना है तो। अभी आपके पास में कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, और अगर बॉन्ड फॉर्म करना है, बॉन्ड अगर आपको फॉर्म करना है, तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो एलिमेंट होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है? गैस वाला होता है। पता था ना, बॉन्ड अगर तोड़ना है या फिर बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो गैसियस वाले से करना है, और जो बनता है वो भी गैसियस वाला ही बनता है अगर बॉन्ड एंथैल्पी का यूज करना है तो। समझ रहे हो बात को? तो ये आइसोप्रीन तो गैसियस है, इसमें तो हमें कंफ्यूजन नहीं है। बस जो एलिमेंट है वो गैस में होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जो ग्रेफाइट वाला कार्बन है इसको सब्लिमेट करना पड़ेगा, गैस में लेके जाना पड़ेगा। कीजिए सब्लिमेट। क्या काम करना पड़ेगा आपको? आपको
कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन गैस में भेजना होगा और इसके लिए आपको एंथैल्पी देनी पड़ेगी। कितनी है इसका डेल्टा एच बताओ बताओ बताओ। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन 718.39। 7.3। ठीक, और क्या करना होगा जी हमें? पहली बात तो केवल इतने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, 5 मोल को करना पड़ेगा, तो इंटू 5 इंटू 5। हाँ जी, और क्या करना होगा आपको? आपको H2 को ब्रेक करना होगा एटम्स में। केवल 1 मोल से काम चल जाएगा क्या? ना, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई है, 8 हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। इसका डेल्टा एच कितना होगा? 435.9। 436 ही लिख लें, 0.97 तो क्या लिखना। चलो कोई नहीं, अभी एग्जैक्ट वाला ही कर लेते हैं। इनटू में क्या करना होगा? 4। 4 हाँ जी, इतना करने के बाद आपके पास में 5 कार्बन के एटम आ चुके हैं गैसियस फॉर्म में और 8 हाइड्रोजन के एटम आ चुके हैं गैसियस फॉर्म में। और अब उनको अब आपको जोड़ना है, तो आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करने हैं, डबल, सिंगल और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने हैं। तो अब एनर्जी निकलना शुरू होगी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने बनाने पड़ेंगे आपको? 2। 2। क्या लिखूं बताओ? -2 टाइम्स क्या लिखेंगे? 615.05 615.05। हाँ जी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपको कितने फॉर्म करने पड़ेंगे? 2 2। 2 413. 347. और 7.69 413 नहीं है प्रियंका, कुछ और देख रहे हो तुम। सॉरी सर। हाँ जी, और क्या करना होगा जी हमें? 8 कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने? 8 कितना? 13.38 413.38. तो ये सब अगर कर देंगे तो बताइए ये फॉर्म हो जाएगा क्या? मतलब एग्जैक्टली ये वाली रिएक्शन आ जाएगी क्या अगर इतना सब कुछ हमने कर दिया तो इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। इन सबको आप ऐड कर लीजिए सॉल्व करके थोड़ा सा, है ना। सॉल्व जब करोगे इसको तो फाइनली ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा गरिमा सॉल्व करके? 0.31 प्लस में माइनस में गरिमा? प्लस में प्लस में। तो मेरा 101 आ रहा था, मैंने गलत कैलकुलेटर से किया था। गलत 103 आएगा। मैंने कैलकुलेटर से नहीं किया तो हो सकता है। मैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक जो मैंने बताया उसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड bond enthalpy of SS bond from the following data. डेटा क्या है जी? C2H5 C2H5 इथाइल इथाइल है ये SC2H5 डाई इथाइल थायोईथर। इसका आपको डेल्टा H फॉर्मेशन गिवन है कितना? माइनस में 147 -147 किलोजूल पर मोल। फिर है इथाइल एस इथाइल, इसका भी आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन गिवन है -201 किलो जूल पर मोल। और सल्फर गैस
इसका भी हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन गिवन है, कितना 222 प्लस में है ये किलो जूल पर मोल। इन तीनों डेटा की मदद से हमें सल्फर सल्फर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बताना, ट्राई कीजिए। सर चेक कर लो। नहीं प्रियंका, गलत है।
से चेक कर लो। शिवम तुम्हारा भी वही आ रहा है आंसर जो प्रियंका का है, गलत है। अगम गलत है, संगीत गलत है। कृति गोयल गलत है। ये किसी का भी सही नहीं आ रहा है भाई, मतलब 6-7 आंसर आए, किसी का भी सही नहीं है। सर एक सेकंड। अर्पित सिंगल का सही है। अर्पित एक्सप्लेन कीजिए कैसे करना है। अर्पित आवाज आ रही है? माइक ऑन करो। अर्पित ऐसे चैट से नहीं काम चलेगा भाई, माइक ऑन करो।
माइक प्रॉपरली वर्क नहीं करता। चलो एक छोटी सी हिंट दे देता हूं मैं आपको। बॉन्ड एंथैल्पी का केस चल रहा है ये, है ना। बॉन्ड एंथैल्पी, एस की बॉन्ड एंथैल्पी हमें चाहिए। अच्छा ये मैं यहाँ बताना भूल गया था, ये दोनों भी वैसे गैसियस ही गिवन है आपको। इसमें आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है एस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है इस टाइम, इसका जो डेल्टा एच होगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, बताओ वही एस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर होगा या नहीं होगा? मतलब माइनस है, बॉन्ड एंथैल्पी तो पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि बन रहा है बॉन्ड। कैसे, नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाता हूँ। ध्यान से देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा हो। एक सल्फर कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, सल्फर कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ी होगी। फिर सल्फर ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, तो इस सल्फर ने इस वाले सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया होगा, एनर्जी निकली होगी, और बॉन्ड बनाने के बाद में जो आपका सल्फर कार्बन बॉन्ड टूटा था वो दूसरे सल्फर के साथ बन गया वही बॉन्ड। तो जो एनर्जी देनी पड़ी थी वो वापस निकल गई होगी। इतना ही तो हुआ है इस रिएक्शन में, ध्यान से देखो अगर देख पा रहे हो तो बताओ। यस सर। तो इस रिएक्शन का अगर नेट में आपसे पूछूं, नेट एंथैल्पी चेंज क्या है, तो प्लस एक्स से माइनस एक्स खत्म, तो कितना आएगा? माइनस वाई। उस माइनस वाई में जो वाई है वही तो हमारी एस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है। तो बस आपको तो ये देखना है कि गिवन डेटा की मदद से हम ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। गिवन डेटा की मदद से ये इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक तरीका बताता हूं आपको। ये बताओ कि किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। और एंथैल्पी ऑफ, अगर एंथैल्पी नहीं गिवन है तो एंथैल्पी की जगह हम डेल्टा एच फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ, इसको थोड़ी देर के लिए आप ए बोल दीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए आप बी बोल दीजिए, और इसको थोड़ी देर के लिए आप सी बोल दीजिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। बताओ सही लिख रहा हूँ क्या? यस सर 276। इक्वल टू 76 आएगा आंसर। तो डेल्टा एच आर कितना आ गया? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी, इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी कितनी दे रखी है आपको? -201 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ए, इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी कितनी है? -147 और प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बी, इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी कितनी गिवन है आपको? 222। डेल्टा एच आर कितना आ जाएगा? -276। -201 माइनस माइनस प्लस 147 माइनस 222 कितना आएगा सॉल्व करके? -276। माइनस में 276, और हमारा आंसर क्या होगा? प्लस 276। में 276। 276।
आ रही है सबको बात समझ में? थोड़ा सा होमवर्क सुन लीजिए आप आज की क्लास के बाद में। आपका जो सेकंड वाला 1/3 पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। आपको अब इसके बाद अवस्थी लेवल 1 एक मिनट, हाँ 108 से लेके 150 ये करने हैं। इसके अलावा लेवल 2 में आपको ट्वेंटी फोर से लेके 35 तक आपको ये आप लोग ट्राई कर लेना। तो हाँ जी मुझे एक चीज़ पूछनी है सर। जो हमारा CF3 होता है उसमें जो हमारा फ्री रेडिकल होता है वो हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो अगर किसी कंपाउंड में हमारा CF2 फ्री रेडिकल लगा हुआ है तो वो रेजोनेंस दिखाएगा? है तो वो रेजोनेंस दिखा सकता है ना, क्योंकि CF3 जो है ना CF3 उसमें हाइब्रिडाइज्ड है। क्या पता CF2 वाले केस में ना होता हो, जब एक कार्बन जुड़ गया साथ में या जो भी जुड़ेगा तो उस टाइम पे तो हम नहीं कह सकते ना कि क्या होगा। अच्छा। कोई केवल CF3 के लिए ही तो पता है आपको। हम्म, आपको CHF2 के लिए नहीं मालूम, CH2F के लिए नहीं मालूम और CH3 के लिए मालूम है। तो वो बीच वाली स्टेट्स में क्या होगा नहीं पता ना, वो तो कैसे यस कैसे। ये बता। ठीक है यस सर। सर हाँ जी। सर जो ऑक्सैलिक एसिड के जैसे रिडॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं हम्म। तो सर ऑक्सैलिक एसिड के साथ 2H2 मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ज्वाइंट होते हैं हमेशा। आवाज नहीं सर। आवाज नहीं आ रही है? अब आई है सर। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास में रिएक्शन ही लिखी हुई हो उसमें 2H2 ना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन लिखी है तो उसी के हिसाब से चलो। और अगर आपके पास रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, केवल ऑक्सैलिक एसिड और इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको 2H2 लिखा लेना है अनटिल अनलेस वो लिख दे एनहाइड्रस ऑक्साइड। ओके सर, मतलब मॉलिक्यूलर मास उसका चेंज होएगा। हाँ ओके सर। सर अगर एक बेंजीन के ऊपर C+ लगा है हम्म। और हमें नाइट्रोजन लगाना है तो वो ऑर्थो पे बेस्ट रहेगा ना? प्लस लगा मतलब बेंजाइल कार्बोकेटायन है। यस सर, बेंजाइल कार्बोकेटाइन पे नाइट्रोजन लगाना है तो ऑर्थो पे बेस्ट रहेगा ना? नाइट्रोजन लगाना है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में लगाना है, मतलब NO2 लगाना है NH2 हाँ? NH2 लगाना है। NH2 लगाना है। कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी बतानी है। CH2 प्लस ऑर्थो पे। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हो जाएगा उसमें तो केस। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, एंड करता हूँ इसको। सर एक कल डिस्कशन होगी इनकी, हाँ ये होमवर्क की कल डिस्कशन होगी ना? कल कर लेंगे डिस्कशन इसका। ओके। ठीक है।